नमस्कार, मैं डॉक्टर विकास मारवा एक बार पुनः सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे चैप्टर 11 के, जो मॉडर्न फिजिक्स है। तो जैसा कि इस चैप्टर में हमने डिस्कस किया फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के बारे में, लेज़र्स के बारे में, न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में, फिजन फ्यूज़न के बारे में। तो उनसे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हमारे सिलेबस में, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश विद्युत प्रभाव में इलेक्ट्रॉन एक धातु की सतह से उत्सर्जित होते हैं, तो उसके लिए क्या कंडीशन है फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए। तो जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था जब इस चैप्टर की स्टडी की, कि इलेक्ट्रॉन जो है उस धातु से तभी एमिट हो पाएंगे जबकि उनकी फ्रीक्वेंसी एक मिनिमम, वो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है, इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी, वो एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा, उस मिनिमम फ्रीक्वेंसी को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं, दहली आवृत्ति कहते हैं। तो जो इसका ऑप्शन 1 होगा वो सही होगा कि केवल तब जबकि आपतित विकिरण की आवृत्ति एक दहली आवृत्ति से अधिक हो। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो करेक्ट है। बाकी दूसरे ऑप्शन जो हैं, जैसे सतह का टेम्परेचर उच्च हो, धातु की प्रकृति पर निर्भर करता है, अधिकतम वेग जो विकिरण की आवृत्ति की, ये ऑप्शंस गलत हैं। पहला ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में निम्न तथ्यों में से किसे प्रकाश संचरण की क्वांटम सिद्धांत को बिना जाने समझा जा सकता है। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट के लिए 2 थ्योरीज दी गई। पहली जो क्लासिकल फिजिक्स चिरसम्मत, जो कि इसकी ओल्ड जो थ्योरी थी, इसकी वेव नेचर के आधार पर, तरंग सिद्धांत के आधार पर, तो वो समझाने में असफल रही। तो इसके बाद में इसकी क्वांटम थ्योरी आई जो कि आइंस्टीन ने दी। तो क्वेश्चन ये है कि बिना क्वांटम थ्योरी के भी कौन सा फिनोमिना इसका एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो इसमें पहला है कि फोटो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर, जब उनका उत्सर्जन होता है तो प्रयुक्त प्रकाश की तीव्रता के साथ बढ़ती है। तो ये जो इसका ऑप्शन है ये सही है, क्योंकि जैसे जैसे प्रकाश की तीव्रता बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स का एमिशन बढ़ता है, उनकी रेट बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन है कि दहली आवृत्ति वह आवृत्ति है जिसके अंतर्गत कोई फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता है तथा इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये गलत है, क्योंकि दहली आवृत्ति और क्योंकि दहली आवृत्ति से जब तक फ्रीक्वेंसी ज़्यादा नहीं होगी तब तक फोटो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तीसरा है कि जब प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से अधिक हो जाती है तो फोटो इलेक्ट्रॉनों का तात्क्षणिक उत्सर्जन होता है, चाहे प्रकाश की तीव्रता बहुत कम हो। तो ये जो ऑप्शन है ये भी जो है क्वांटम सिद्धांत के आधार पर ही समझाया जा सकता है, इसलिए ये भी गलत है। और चौथा जो है, प्रकाश की प्रत्येक आवृत्ति के लिए दहली आवृत्ति बढ़ेगी तथा उत्सर्जन इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है वो अधिकतम होगी। तो ये ऑप्शन भी जो है क्वांटम थ्योरी के आधार पे, तो केवल पहला जो ऑप्शन है वो उसको क्लासिकल फिजिक्स के आधार पर समझा जा सकता है कि फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के साथ बढ़ती है, क्योंकि ये जो है ये इसकी वेव थ्योरी के आधार पर है, तरंग सिद्धांत के आधार पर है, इसलिए इसको एक्सप्लेन किया जा सकता है। बाकी सभी जो इसकी पार्टिकल नेचर पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम प्रकाश विद्युत प्रभाव को सफलतापूर्वक किसने समझाया। तो सबसे पहले जो है इसकी थ्योरी जो थी वो आइंस्टीन ने दी थी। हालांकि एक्सपेरिमेंटल जो रिजल्ट्स इसके, एक्सपेरिमेंट वगैरह तो जो है हर्ट्स वगैरह ने इसके कर लिए थे, लेकिन इसको जो थ्योरेटिकली जो इसको एक्सप्लेन किया वो आइंस्टीन ने किया। निम्नलिखित 4 वर्णक्रमीय क्षेत्रों में से किस फोटोन की ऊर्जा अधिकतम होगी, किस कलर वाले लाइट के फोटोन की एनर्जी अधिकतम होगी।
तो जैसा कि हमको पता है कि इसमें बैंगनी रंग जो है उसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो फोटोन की जो ऊर्जा है वो एच न्यू यानी कि फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में होती है। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। तो बैंगनी रंग की फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, इसलिए बैंगनी रंग के फोटोन की जो ऊर्जा जो होगी वो मैक्सिमम होगी इसमें से। प्रकाश विद्युत सेल, फोटो सेल जो है वो किस प्रकार की डिवाइस है? फोटोन को जमा करने की गलत, फोटोन की तीव्रता मेज़र करने की ये सही है, क्योंकि ये जो है ये लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और इस प्रकार से उस इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करके हम उस लाइट की इंटेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो ये जो है प्रकाश की तीव्रता को मेज़र कर सकता है। तो इसका जो ऑप्शन 2 होगा वो सही होगा। एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा जो है वो निरोधी विभव, एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है? निरोधी विभव, ये भी गलत है। गतिज ऊर्जा, ये गलत है। कार्यफलन, ये सही है, क्योंकि कार्यफलन की जो परिभाषा हमने देखी कि किसी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता जो होगी वो कार्यफलन कहलाएगी। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश विद्युत धारा को शून्य करने के लिए आवश्यक निरोधी विभव यानी कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो कि मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस होता है फोटो करंट को ज़ीरो करने के लिए, तो वो जो है किस पे डिपेंड करता है? आपतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य के समानुपाती होता है, यानी कि इंसिडेंट रेडिएशन की वेवलेंथ के प्रोपोर्शनल में होता है, या इंसिडेंट रेडिएशन की जो वेवलेंथ है उसके साथ समान रूप से बढ़ता है, या फ्रीक्वेंसी के प्रोपोर्शनल में होता है, फ्रीक्वेंसी के साथ कम होता है। तो जैसा कि हमने देखा कि निरोधी, इसकी आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है उससे भी हम देख सकते हैं कि निरोधी विभव जो है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, उस फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होता है। इसलिए इसका तीसरा जो ऑप्शन होगा आपतित विकिरण की आवृत्ति के समानुपाती होता है। उसके बाद है, यदि आपतित प्रकाश की तीव्रता बढ़ा दी जाए, उसकी इंटेंसिटी बढ़ा दी जाए, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था, तीव्रता यदि बढ़ाएंगे तो तीव्रता के साथ फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी, फोटॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन्स की संख्या भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बढ़ेगी तो करंट बढ़ जाएगी। तो यानी कि ऑप्शन 1 होगा, प्रकाश विद्युत धारा बढ़ जाएगी। फिर है प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट, उसमें आपतित विकिरणों की तीव्रता इंटेंसिटी पर क्या चीज़ निर्भर करती है? तो जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा, इंटेंसिटी बढ़ाएंगे तो फोटॉन्स बढ़ेंगे, फोटॉन बढ़ेंगे तो जो एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी बढ़ जाएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो करंट बढ़ेगी। इसलिए प्रकाश विद्युत धारा जो है वो तीव्रता पर निर्भर करती है। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें हैं, कार्यफलन, निरोधी विभव, अधिकतम गतिज ऊर्जा, वो सभी फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट है, तीव्रता पर निर्भर करती हैं। इसलिए आंसर इसका 2 वाला होगा। अगला क्वेश्चन है, एक प्रकाश संवेदी फोटोसेंसिटिव प्लेट जो है उस पर आपतित प्रकाश की आवृत्ति दुगनी करने पर उसकी फ्रीक्वेंसी यदि डबल कर दी जाए तो उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होगी 12 mv² जो है वो कितनी हो जाएगी? तो इसका ऑप्शन होगा दुगनी से ज़्यादा हो जाएगी, और इसको जो है आइंस्टीन की जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है 12 mv² h न्यू माइनस न्यू नॉट, उससे इसको यदि सॉल्व करें तो इसके ऑप्शन जो आएगा वो आएगा दुगनी से ज़्यादा हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो फोटोन शून्य विराम द्रव्यमान का कण है, तो ये तो सही है क्योंकि फोटोन का मास, रेस्ट मास 0 होता है। फोटोन प्रकाश के वेग से निर्वात में गमन करता है, ये भी सही है। फोटोन जो है गुरुत्व का अनुभव करता है, ये भी ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये जो ऑप्शन है फोटोन शून्य संवेग का
कण है, ये ऑप्शन इसका गलत है, क्योंकि फोटोन का जो है मोमेंटम जो है इसका होता है इफ़ेक्टिव मोमेंट। इसका रेस्ट मास वैसे 0 है, लेकिन जब ये गति करेगा तब इसका इफ़ेक्टिव जो मास होगा वो आएगा और इसका संवेग होगा रिलेटिविटी इफेक्ट के अकॉर्डिंग। इसलिए इसका ऑप्शन 2 जो है कि फोटोन शून्य संवेग का कण है, वो कथन जो है असत्य है, बाकी सभी इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है, जब किसी सतह पर पीला प्रकाश आपतित होता है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं, और हरे प्रकाश के आपतन पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। अब यदि सतह पर लाल प्रकाश आपतित किया जाए तो क्या होगा? अब देखिए कि हरे रंग की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो ज़्यादा रहती है, पीले रंग की कम होगी। तो जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी कम की जाएगी तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी की ज़रूरत होती है, जिसे दहली आवर्ती थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहते हैं। तो लाल रंग की जब ये पीले में ही एमिट नहीं हो रहा तो लाल की तो और कम होती है फ्रीक्वेंसी, सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, इसलिए लाल रंग पर इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे, क्योंकि जो फ्रीक्वेंसी होगी वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम रहेगी। तो इसका ऑप्शन 1 जो है कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होंगे वो ठीक रहेगा। अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इसी से मिलता जुलता है कि दहली जो तरंगदेरी है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ वो 3000 एंगस्ट्रॉम है, तो 2000 कर दी जाए तो क्या होगा? तो देखिए वेवलेंथ जो है वो फ्रीक्वेंसी की जो है व्युत्क्रम होती है, इसकी उल्टी होती है। तो दहली तरंगदेरी 3000 है, तो जैसे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की डेफिनेशन हमने देखी थी कि ये तो मैक्सिमम वेवलेंथ है, तो इससे कम वेवलेंथ यदि होगी, क्योंकि वेवलेंथ कम करेंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, तो इससे कम वेवलेंथ जब भी होगी तब इलेक्ट्रॉन इससे उत्सर्जित होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। तो चूंकि 2000 जो है इससे कम वैल्यू है, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रॉन एमिट हो जाएंगे। तो इसका ऑप्शन 1 जो है वो करेक्ट होगा कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। परमाणु के नाभिक में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इसलिए ऑप्शन 2 जो होगा वो करेक्ट होगा। और निम्न में से किससे इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन तो जो है बीटा डीके जो है, तो बीटा डीके के अंदर जो इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं वो नाभिक के अंदर से निकलते हैं, और नाभिक भी कैसा होना चाहिए? रेडियो एक्टिव होना चाहिए। तो इसलिए रेडियो एक्टिव नाभिक के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उसको बीटा पार्टिकल्स कहते हैं, और बीटा डीके इसको कहते हैं प्रोसेस को, इसलिए ऑप्शन 4 जो होगा वो करेक्ट होगा। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक ने की थी, इसलिए इसका ऑप्शन 3 जो होगा वो करेक्ट होगा। 1 किलोग्राम द्रव्यमान से प्राप्त ऊर्जा लगभग रहती है 10 की पावर 17 जूल, और इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। आइंस्टीन का जो मास एनर्जी रिलेशन है E=mc² से। अगला क्वेश्चन है, एक नाभिक की द्रव्यमान संख्या 27 और 125 के साथ त्रिज्या का अनुपात क्या रहता है? तो जैसा कि हमने देखा कि नाभिक की जो रेडियस जो रहती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहती है उसके क्यूब रूट के, मास नंबर का जो क्यूब रूट है घनमूल के द्रव्यमान संख्या के घनमूल के समानुपाती। तो इन दोनों का यदि घनमूल अपन लें क्यूब रूट, तो 27 का तो होगा 3 × 9 3 9 27, यानी इसका तो 3 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 5। 125 का घनमूल होता है 5 और इसका 3, तो 3:5, इसलिए आंसर इसका होगा 2 नंबर वाला 3:5। अब है यूरेनियम 92-238 नाभिक के विखंडन से कौन सा पदार्थ उत्सर्जित नहीं होता है? तो इसमें हमने देखा कि ये जो नीचे वाले जो हैं ये तो प्रोटॉनों की संख्या को बताते हैं, और ऊपर जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को बताते हैं। तो जब नाभिक विखंडित होगा तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स का ही रोल रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का नहीं होगा। तो ये जो 92 इलेक्ट्रॉन जो है, जबकि ये 92 जो है ये प्रोटॉनों की संख्या को बता रहा है, तो इसलिए 92 इलेक्ट्रॉन जो है
वो इनका एमिशन नहीं होगा, तो इसमें जो है आंसर 2 होगा। नाभिक की त्रिज्या 10⁻⁻15 मीटर फेम्टोमीटर ऑर्डर की होती है, तो 10⁻⁻15 मीटर जो है वो आंसर ठीक है। नाभिकीय बल जो है नाभिक के अंदर ही प्रभावी रहते हैं, तो नाभिक की जो त्रिज्या जो है 10⁻⁻15 मीटर, उसी ऑर्डर की इनकी रेंज होती है, तो इसलिए ये आएगा 10⁻⁻15 मीटर। तो आंसर नंबर 3 जो है वो इसमें सही है। 1 मिलीग्राम पदार्थ द्वारा प्राप्त ऊर्जा, वही इसको E = mc² फॉर्मूले से निकालेंगे, तो 9 × 10⁻10 जूल आएगा। आंसर 3। किसी परमाणु के नाभिक की प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा जो है वो 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, तो आंसर नंबर 3 इसका होगा। और एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से उत्सर्जित बीटा कणों की संख्या उसके द्वारा उत्सर्जित अल्फा कणों की संख्या से दुगनी है, तो प्राप्त हुआ पुत्री पदार्थ यानी कि डॉटर न्यूक्लियाई जो है वो इसका पेरेंट जो न्यूक्लियाई है उसका क्या होगा, समभारक होगा, समअवयवी होगा, सम न्यूट्रॉनिक होगा या समस्थानिक होगा। तो ये जो है समस्थानिक होगा, क्योंकि इससे प्रोटॉनों की संख्या में कोई चेंज नहीं होगा, न्यूट्रॉन्स की संख्या में चेंज आएगा बीटा पार्टिकल के एमिशन से। प्रति न्यूक्लियन जो बाइंडिंग एनर्जी वो मैक्सिमम आयरन के लिए रहती है, तो 26 Fe56 यह आंसर इसका होगा 3 नंबर वाला। 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट जो कि 1.66 × 10⁻27 kg होता है, तो उससे भी कैलकुलेशन करें E = mc² से, तो ये अपने पास आ जाएगा 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आंसर नंबर 3 जो होगा वो होगा इसका। किसी नाभिक की द्रव्यमान संख्या जो है उसमें अंतर्विष्ट यानी कि उसके अंदर स्थित न्यूक्लियनों की संख्या के योग के बराबर होती है, जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन दोनों होते हैं। अब ये जो नाभिक दे रखा है इसमें रेडियम का 88,226, तो इसमें नीचे वाले तो प्रोटॉनों की संख्या है और ऊपर जो इसकी द्रव्यमान संख्या प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, तो इसमें क्या हो गया 88 तो इसमें प्रोटॉन हो गए, रिमेनिंग जो बचे 138 वो इसमें न्यूट्रॉन हो गए, तो इसलिए इसका आंसर नंबर 2 है वो करेक्ट होगा। नाभिक के बाहर जो है प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों स्थायी रहते हैं, न्यूट्रॉन अस्थायी रहता है, न न्यूट्रॉन न प्रोटॉन अस्थायी रहता है, तो नाभिक के बाहर जो प्रोटॉन जो रहता है वो अस्थायी रहता है। न्यूट्रॉन का जो द्रव्यमान रहता है वो जैसे कि हमने देखा लगभग प्रोटॉन के द्रव्यमान के बराबर रहता है, तो इसका आंसर 1 होगा। और न्यूक्लियर फोर्स किस प्रकार के होते हैं, तो जैसा हमने देखा न्यूक्लियर फोर्स जो है शॉर्ट रेंज वाले बिल्कुल कम दूरी के होते हैं, नाभिक के अंदर ही प्रभावी रहते हैं, एट्रैक्टिव फोर्स रहते हैं और चार्ज पर डिपेंड नहीं करते हैं, आवेश पर निर्भर नहीं करते हैं, इसलिए इसका आंसर 1 होगा वो करेक्ट होगा। हीलियम नाभिक, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो प्रोटॉन 2 होंगे और नाभिक के अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इसलिए आंसर 1 जो है इसका गलत होगा, दूसरा भी गलत होगा, तीसरा और चौथा भी गलत होगा क्योंकि पॉजिट्रॉन भी नहीं होते, तो 2 तो प्रोटॉन इसमें होंगे और चूंकि इसका एटॉमिक नंबर 4 है, मास नंबर 4 है, तो 2 इसमें न्यूट्रॉन होंगे, तो हीलियम नाभिक में 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन हो रहते हैं। इलेक्ट्रॉन का जो एंटी पार्टिकल है वो पॉजिट्रॉन होता है। यहाँ एक न्यूक्लियर रिएक्शन दी हुई है और इसमें ये पूछ रहा है कि एक्स पार्टिकल कौन सा है, तो इसके लिए इसको अभिक्रिया को रिएक्शन को जो है दोनों तरफ बैलेंस करना होगा। तो नीचे यदि देखें तो 4 और 2 6, इधर भी 6, इसका मतलब नीचे तो जो होगा वो यानी कि इसका जो एटॉमिक नंबर या जो इसका जो चार्ज होगा वो 0 होगा और ऊपर जो आएगा वो इधर 9 और 4 इधर 13 हो रहा है, इधर 12 यानी कि ऊपर आएगा 1, यानी कि कोई ऐसा पार्टिकल होगा जिसका मास नंबर 1 है लेकिन चार्ज 0 है, तो वो ऐसा पार्टिकल होगा न्यूट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रॉन का चार्ज नहीं होता जबकि उसका द्रव्यमान होता है, यानी कि उसका मास नंबर 1 माना जाता है, तो इसलिए आंसर इसमें न्यूट्रॉन होगा।
तो समस्थानिक वे परमाणु होते हैं जिसमें प्रोटॉनों की संख्या समान और न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग रहती है, तो इसमें आंसर नंबर 1 होगा। नाभिक में परमाणु की संख्या Z इसका एटॉमिक नंबर और परमाणु द्रव्यमान m है, तो न्यूट्रॉनों की संख्या होगी m माइनस Z होगी। प्रोटॉन और प्रोटॉन के बीच में कार्य, तो जैसा कि हमको पता है कि नाभिक के अंदर जो है नाभिकीय बल लगता है, इसके साथ साथ कूलाम बल तो लगेगा ही, क्योंकि प्रोटॉन दोनों आवेशित पार्टिकल हैं, तो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में कूलाम बल भी लगता है और ये न्यूक्लियर फोर्स लगेगा, इसलिए दोनों प्रकार के बल लग रहे हैं। लेकिन इस कूलाम बल के कंपैरिजन में न्यूक्लियर फोर्स की वैल्यू बहुत ही ज़्यादा रहती है। वन AMU के तुल्य द्रव्यमान और ऊर्जा होती है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg और 930 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आंसर नंबर 2 जो है इसका वो करेक्ट होगा। कार्बन 12 और कार्बन 14 जो एटम जो है, तो इसमें देखेंगे दोनों कार्बन ही है, इसलिए एटॉमिक नंबर तो दोनों का सेम है, यानी कि प्रोटॉनों की संख्या दोनों में समान है। एक्स्ट्रा इसमें जो है क्या हो सकते हैं, वो न्यूट्रॉन ही हो सकते हैं 2, इसमें 12 इसमें 14, इसका मतलब इसमें 6 प्रोटॉन है, इसमें भी 6 प्रोटॉन है, लेकिन इसमें 8 न्यूट्रॉन है, इसमें 6 न्यूट्रॉन, तो इसमें 2 अतिरिक्त न्यूट्रॉन होंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है प्रोटॉनों के साथ बढ़ता है। तो इस प्रकार हमने जो है मॉडर्न फिजिक्स से रिलेटेड ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखे एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट। धन्यवाद।